हेलो फ्रेंड्स, आज मैं समस्तीपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो समस्तीपुर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह पेपर 15 सितंबर 2021 के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाया गया था। पेपर काफ़ी पुराना है, लेकिन जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे वह आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगेंगे और आगे इससे एग्ज़ाम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने की चांस रहेंगे। यहाँ पर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 55 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 50 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 120 मिनट का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था न्यू बायो टॉयलेट्स आर फिटेड विथ, यानी जो हमारे कोचेज के अंतर्गत जो चाहे हमारा ICF कोचेज हो या LHB हो या अन्य जो नए हमारे वंदे भारत वगैरह, इसमें जो हमारे टॉयलेट्स वगैरह का जो होते हैं उसमें जो हमारा स्टेप्स यूज किया जाता है। इसमें पूछा गया कि किस प्रकार के स्टेप्स का यूज किया जाता है। तो इसमें मेनली जो हमारे स्टेप्स यूज में आते हैं वो हमारा इस स्टेप का हमारा इस पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे बायो टॉयलेट टैंक्स जो होते हैं हमारे टैंक्स, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टीशन जो पूछा जाता है तो टोटल 6 के संख्या में इसमें पार्टीशन उपलब्ध होते हैं। और इसमें मेनली जो हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग इसमें लिक्विड को वेस्ट को इसमें आगे प्रोसीड करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था HOG ट्रेन्स ड्रॉज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ट्रेन लाइटिंग्स और एयर कंडीशनिंग फ्रॉम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा कोचेज के अंतर्गत जो हमारा ट्रेन लाइटिंग हो या एयर कंडीशनिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो लिया जाता है वह HOG के माध्यम से लिया जाता है। तो HOG का यहाँ पर सिंपली पहले अगर बात करें हम तो HOG हमारा हेड ऑन जनरेशन होता है, यानी जो हमारा OHE के माध्यम से अगर जो इलेक्ट्रिसिटी लिया जाएगा फॉर ट्रेन लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग के लिए तो उसे हम HOG प्रोसेस के तौर पर जानेंगे और यह हमारा OHE के माध्यम से लिया जाता है, यानी ओवरहेड इलेक्ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे एक और यह पूछा जाता है EOG के माध्यम, यानी जिसका होता है हमारा एंड ऑन जनरेशन होता है। एंड ऑन जनरेशन यह मेनली जो आप LHB कोचेज वगैरह में आप देखते होंगे कि सबसे लास्ट के तौर पर आपका पावर कार यूज में लिया जाता है, पावर कार या जनरेटर कार, जिसके माध्यम से ही जो हमारा ट्रेन के अंतर्गत ट्रेन लाइटिंग हो एयर कंडीशनिंग हो ये सारे जो पैसेंजर एमिनिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यह हमारा एंड ऑन जनरेशन जो पावर कार होते हैं उसे हम EOG के तौर पर जानते हैं। अगर वह OHE के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी लिया जाता है तो उसे हम HOG यानी हेड ऑन जनरेशन के तौर पर जानेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं चार्जिंग चोक साइज ऑफ डंप वाल्व शुड बी, यानी डंप वाल्व के जो चार्जिंग चोक का साइज होना चाहिए वो कितने mm का होना चाहिए वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मेनली जो हमारा व्हील जो LHB कोचेज के अंतर्गत जो व्हील सेलिंग की समस्या जो आते थे इनको एड्रेस करते हुए इसको काफ़ी फीचर्स में ना हो, इसको देखते हुए इसमें जो चार्जिंग के चोक जाया जो हमारा है डंप वाल्व का वो हमारा 9 mm का रखा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम डंप वाल्व का तो डंप वाल्व के जो नंबर्स होते हैं वह 4 की संख्या में प्रत्येक कोच में लगे होते हैं, यानी प्रत्येक एक्सल पर जो 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं इनके प्रेशर को रेगुलेट करने का काम एज पर रिक्वायरमेंट जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार रेगुलेट करने का काम हमारा डंप वाल्व के माध्यम से ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम
तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं वेंचुरी टाइप एग्जॉस्ट इज यूज्ड टू, यानी वेंचुरी टाइप एग्जॉस्ट का जो उपयोग होता है वह किस प्रकार में कहाँ पर किया जाता है। तो मेनली जो हमारे वेंचुरी टाइप जो एग्जॉस्ट होते हैं वह सिंपली हमारा जो कोचेज टॉयलेट्स जो होते हैं हमारे वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और यह इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा रेगुलर कंप्लेंट्स वगैरह हमारा आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, तो इसको देखते हुए यहाँ पर वेंचुरी टाइप्स एग्जॉस्ट का प्रावधान हमारा जो हमारे कोचेज टॉयलेट्स है उसमें प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं शॉप शेड्यूल फर्स्ट ऑफ एलएचबी कोच इज डन आफ्टर डैश मंथ ऑफ पीओएच। जब भी कोई हमारे कोचेज वगैरह अगर पीओएच पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है उसके बाद इनका जो पहला जो हमारा शॉप शेड्यूल 1 SS1 जो होता है जिसे हम इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग के तौर पर जानते हैं, यह आफ्टर पीओएच कितने अंतराल पर किए जाएंगे। तो यह सिंपली जो हमारा किए जाएंगे वह हमारा 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर, यानी जो भी पहले आएगा उस बेसिस पर हम कोचेज का LHP कोचेज का हम सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 18 मंथ के अंतराल पर सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट LHP कोच का कंडक्ट करवाए जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक पैड एंड ब्रेक डिस्क इज डैश mm, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा ब्रेक पैड हो एवं ब्रेक डिस्क के बीच जो हमारा क्लियरेंस होता है वो मेनली हमारा 1 से लेकर 1.5 mm के रेंज में होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा ब्रेक पैड यूज में लिया जाता है वो उसका नया डायमेंशन 35 mm और जब यह 7 mm से बिलो होता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। यह हमारा ब्रेक पैड का डायमेंशन होता है। इसके अलावा ब्रेक डिस्क के हम रिगार्डिंग अगर बात करें तो ब्रेक डिस्क का जो डायमीटर होता है वह 640 mm इसका डाया होता है। थिकनेस की अगर बात करें तो 110 न्यू कंडीशन में थिकनेस होता है और 96 mm पर हम जो हमारा ब्रेक डिस्क का जो हमारा कंडम कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारा फिन्स जो ब्रेक डिस्क पर प्रोवाइडेड होते हैं इसका काम होता है कि जब भी हमारा गाड़ी के अंतर्गत ब्रेकिंग होते हैं तो इसमें जो हमारा हीट जनरेट होता है ब्रेक डिस्क के ऊपर इसमें कूलिंग प्रोवाइड करवाया जा सके, इस पर्पज़ को देखते हुए हमारा ब्रेक डिस्क के ऊपर फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं। साथ ही साथ अगर 3 कंटिन्यूअस अगर फिन्स अगर ब्रोकन पाया जाता है तो इस कंडीशन में हम उसको सर्विस से कंडम कर देंगे, यूज में नहीं लेंगे। तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं GDR चेक ऑफ फ्रेट ट्रेन्स इज डन बाई, यानी मालगाड़ियों का GDR चेक डैश के द्वारा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि जो GDR होता है वह सिंपली हमारा गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट होता है, जिसको अगर बात करें तो आप ट्रेन मैनेजर लोको पायलट रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। नए जो हमारा नामकरण किया गया है डिग्नेशंस का उसके अनुसार देखा जाए तो। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जब भी GDR जो हमारा कंडक्ट करवाए जाते हैं वह 3 कॉपीज में यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। 3 कॉपीज में यह हमारा पहला होता है लोको पायलट्स, सेकेंड इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हमारा ट्रेन मैनेजर, और थर्ड जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 3 कॉपी में तैयार किया जाता है और प्रत्येक कॉपी एक कॉपी तीनों के पास होते हैं। और GDR तब कंडक्ट करवाए जाते हैं जब किसी मालगाड़ी का अगर लोडिंग हुआ हो या अनलोडिंग हुआ हो तो उस चलने से पहले वहाँ पर पार्टिकुलर गाड़ी का यहाँ पर GDR प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे वो पूछे गए थे कि GDR जो तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा, तो सिंपली यहाँ पर गार्ड ड्राइवर और स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर के द्वारा होगा। तो यहाँ पर केवल 2 नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं मेथड टू कट LHB कोच बॉडी एट एक्सीडेंट साइट,
एक्सीडेंट साइट पर एलएचबी कोच की अगर बॉडी को अगर काटना हो तो जो मेथड होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली यहाँ पर बात करें हम कि एलएचबी कोच में जो हमारा बॉडी होता है वह मेनली हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है, चाहे वो साइड बाल हो, इंड बाल हो, या जो रूफ स्ट्रक्चर्स होता है वो हमारा मेनली सिरेटिक स्टील SS409M का बना होता है। अगर बात करें रूफ सीट और थोरोफ्लोर की तो इसमें ऑस्टिनेटिक स्टील SS304 का प्रयोग किया जाता है। वहीं अंडर फ्रेम की अगर बात करें तो इसमें मेनली कॉटन स्टील या IRSM 41 का प्रयोग किया जाता है। तो मेनली देखा जाए तो हमारा स्टेनलेस स्टील का ही हमारा LHB कोच के बॉडी के तौर पर मटेरियल यूज में लिए जाते हैं। जिसको काटने की अगर बात करें तो हमारा प्लाज्मा कटिंग जो होता वो हमारा बेस्ट सूटेबल होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं यूनिट ऑफ प्रेशर, दबाव का मात्रक यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली अगर बात करें यूनिट ऑफ प्रेशर का, जिसका डेफिनेशंस की अगर बात करें तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया यहाँ पर इसका डेफिनेशन होता है। जिसकी अगर बात करें तो पी प्रेशर को हम पी से डिनोट करेंगे और यहाँ पर सिंपली हमारा फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। फोर्स को हम न्यूटन से डिनोट करते हैं, एरिया को हम सिंपली मीटर स्क्वायर से डिनोट करेंगे, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका यूनिट हो सकता है। लेकिन आगे यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन हमारा केजी मीटर पर सेकेंड वाले जो हमारा होते हैं इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली जो हमारा फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो सिंपली यहाँ पर मास को हम केजी और एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और यहाँ पर सिंपली हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पर जो हमारा निकल कर आएगा वो 1 मीटर से यहाँ पर 1 मीटर यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर जो इसका यूनिट निकल कर आएगा वो हमारा केजी अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, जो इसका यूनिट निकल कर आएगा। इस प्रकार की अगर बात करें ऑप्शन का तो इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर कहीं में भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका जो यूनिट निकल कर आएगा प्रेशर का वो सिंपली हमारा निकल कर आएगा या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या अगर बात करें हम सिंपली तो ये हमारा केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर इसका यूनिट हो जाएगा, जो कि कहीं भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का यहाँ पर वैल्यू पूछा गया कि दोनों को ऐड करने पर कितना वैल्यू निकल कर यहाँ पर आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है। यानी अगर यहाँ पर देखें तो थीटा का वैल्यू अगर दोनों कंडीशन में अगर सेम रहता है तो यहाँ पर जो दोनों को जब ऐड करेंगे हम स्क्वायर के फॉर्म में तो यहाँ पर वैल्यू जो होगा वो 1 केवल होगा। प्रश्न में यहाँ पर दिया गया 25 डिग्री दोनों कंडीशन में, तो 25 डिग्री यहाँ पर भी है, 25 डिग्री यहाँ पर भी है, दोनों स्क्वायर फॉर्म में है, दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपली यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगा वो हमारा 1 ही निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टर्म ऑफ, यहाँ पर टर्म की जगह पर टेन्योर होना चाहिए, टेन्योर, क्योंकि कार्यकाल का जो इंग्लिश फॉर्म होता है वो टेन्योर होता है। टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर्स, लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह सिंपली 5 इयर्स का होता है। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर्स 5 इयर्स यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि लोकसभा के अंतर्गत टोटल मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम मेंबर जो लोकसभा के अंदर हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं। लेकिन करंट में अगर बात करें तो करंट में केवल 545 मेंबर्स अवेलेबल है, जिसमें से अगर बात करें तो टोटल केवल 530 मेंबर्स जो हमारा जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा बात करें हम
जो 13 मेंबर्स होते हैं वो हमारा सिंपली यूनियन टेरेटरी यूटीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। 530 हमारा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा जो 2 मेंबर्स होते हैं वह सिंपली प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिए कि जो हमारा मैक्सिमम जो लोकसभा में मेंबर होना चाहिए वो 552, नॉर्मली यहाँ पर हमारा 545 यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें से 530 हमारा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 13 यूनियन टेरेटरीज को, और इसमें 2 जो है वो हमारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो गोलघर इज सिचुएटेड एट, जो गोलघर है वो कहाँ पर स्थित है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो गोलघर सिंपली जो है वो पटना बिहार के अंतर्गत सिचुएटेड है। यहाँ पर जो अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह जो गोलघर था इसका बनाने का मेन पर्पस था कि जो हमारा ग्रेन्स के स्टोरेज किया जा सके, यानी फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ग्रेन्स। इसके अलावा अगर बात करें कि जो हमारा गोलघर जो बनाया गया था वह कैप्टन जॉन गास्टिन गोलघर के द्वारा बनाया गया था 1786 के अंतर्गत। किसके द्वारा बनाया गया था? कैप्टन जॉन गास्टिन गोलघर के द्वारा 1786 के अंतर्गत गोलघर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है गैस डेट हेल्प्स इन बर्निंग, यानी गैस जो जलने में सहायक होता है वो कौन सा गैस है? तो सबसे पहले यहां पर बात करें जो हमारा फायर्स होता है वह ट्रायंगुलर फॉर्म में इसका सिंबल होता है। कहीं कहीं आपसे सिंबल पूछा जा सकता है कि जो फायर का सिंबल होता है वह सिंपली ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। फायर यहाँ पर हम नोट करेंगे। एक तरफ हमारा होता है O2 ऑक्सीजन होता है, सेकेंड तरफ यहाँ पर हमारा फ्यूल होता है, और थर्ड में यहाँ पर हीट होता है। यानी जब भी हमारा हीट फ्यूल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बनेगा फायर्स का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपली यहाँ पर पूछा गया था कि जो गैस जो होते हैं वो बर्निंग में हेल्प करते हैं वो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा O2। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी कंट्रोल आर्म्स आर देयर इन LHB बोगी। LHB बोगी के अंतर्गत जो नंबर ऑफ कंट्रोल आर्म्स होना चाहिए वो कितने संख्या में होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो कंट्रोल आर्म जो है वो मेनली हमारा जो गाइडलेटरल जो हमारा गाइडेंस होता है उसको यहाँ पर मेंटेन करने का काम करता है, और यह जो हमारा होता है वो प्राइमरी स्प्रिंग के पास लगा होता है, जो कि हमारा अगर बात करें तो प्रत्येक व्हील्स के ऊपर हमारा साथ में कनेक्टेड होता है। प्रत्येक बोगी की अगर बात करें तो टोटल 4 की संख्या में हमारा कंट्रोल आर्म्स प्रत्येक बोगी में होंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑथर ऑफ रामचरितमानस। रामचरितमानस के यहाँ पर लेखक पूछा गया है कि कौन है? तो रामचरितमानस के जो राइटर ऑथर है वह तुलसीदास के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट, यानी विद्युत प्रतिरोध का यहाँ पर मात्रक पूछा गया है क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट की अगर बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। जिसका सिंबल की अगर बात करें तो इस प्रकार के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है हाउ मेनी स्प्रिंग्स आर फिटेड इन प्राइमरी सस्पेंशन एट इच व्हील्स ऑफ LHB कोच, यानी जो LHB कोच के प्रत्येक व्हील्स में जो हमारा प्राइमरी सस्पेंशन जो होता है इसमें नंबर ऑफ स्प्रिंग्स पूछा गया कितने संख्या में स्प्रिंग्स फिटेड होते हैं। तो सिंपली जो हमारा एक हमारा प्राइमरी स्प्रिंग के पास प्राइमरी डैम्पर होता है, और एक हमारा यहाँ पर आउटर स्प्रिंग और एक इनर स्प्रिंग होता है, और इसी के साथ हमारा एक कंट्रोल आर्म्स यहाँ पर अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि नंबर ऑफ स्प्रिंग्स प्रत्येक व्हील्स के ऊपर, प्रत्येक व्हील्स के ऊपर हमारा एक आउटर प्लस
एक इनर स्प्रिंग लगे होते हैं। टोटल बात करें तो 0-2 की संख्या में प्रत्येक व्हील्स के ऊपर स्प्रिंग लगे होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राइमरी स्प्रिंग में मेनली जो हमारा होता है वो प्राइमरी डैम्पर्स, और स्प्रिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा जो बोगी फ्रेम होता है, साइड फ्रेम, इसके नीचे हमारा रबर डिस्क लगा होता है, फिर हमारा सेटिंग डिस्क होता है। इसके अलावा इसमें हमारा इनर स्प्रिंग, आउटर स्प्रिंग के साथ नीचे हमारा कंट्रोल आर्म लगे होते हैं, जिसके माध्यम से हमारा प्राइमरी स्प्रिंग सस्पेंशन का कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं लेटेस्ट कोच टॉयलेट्स इज, यानी जो हमारा वर्तमान में जो जितने भी प्रकार के जो कोचेज में हमारे टॉयलेट सिस्टम के जो प्रावधान है वो हमारा बायो वैक्यूम टॉयलेट्स का प्रावधान जो हमारे वंदे भारत वगैरह में किए जा रहे हैं, और जितने भी हमारे प्रीमियम टाइप्स के जो कोचेज है इसमें इसी प्रकार का हमारा प्रावधान किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लिफ्टिंग बीम इज अ पार्ट ऑफ, लिफ्टिंग बीम जो है वो मेनली किसका पार्ट्स है? तो लिफ्टिंग बीम जो है वो मेनली हमारा 140 टन क्रेन्स का पार्ट्स है। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा 140 टन क्रेन का जो पार्ट्स होता है, यहाँ पर बात करें तो 140 टन्स में ये हमारा जो मेनली जो बड़ा वाला पार्ट्स होता है इसे हम जीव या बूम के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्रेन लगा होता है उसे हम होस्टिंग मोशंस वगैरह के तौर पर लेते हैं। नीचे हमारा यहाँ पर होता है वो काउंटर वेट लगा होता है, और नीचे जो छोटे छोटे लगे होते हैं यहाँ पर स्टॉपर के तौर पर, इसे हम प्रोम्स के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा जो बेसिक मोशंस जो होते हैं हमारे 140 टन क्रेन के अंतर्गत, उसे हम होस्टिंग मोशंस, डिरिकिंग मोशंस, स्लेबिंग मोशंस या लॉन्ग ट्रैवल मोशंस, ये मेनली 4 प्रकार के मोशंस हमारे 140 टन क्रेन्स के अंतर्गत होते हैं, जिसको आपको एग्जाम के अंतर्गत आगे आने वाले एग्जाम के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कंडमनेशन एज ऑफ फॉर ICF बोगी एज, यानी जो हमारे ICF कोचेज हो या ICF हमारा इनका जो कंडमनेशन एज होता है वह सिंपली 25 ईयर्स इसका होता है। तो यहाँ पर बात करें कि ICF के मांग में मिले हमारा 25 ईयर्स, और LHV कोच के रिस्पेक्ट में अगर बात करें हम तो 35 ईयर्स यहाँ पर इसका कंडमनेशन यहाँ पर होते हैं लिमिट्स। तो यहाँ पर ICF पूछा गया था, 25 ईयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है IOH ऑफ न्यूली बिल्ट ICF कोच इज डन आफ्टर डैश मंथ्स, यानी नए बने ICF कोचेज का जो इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग किया जाएगा वो कितने अंतराल पर किए जाएंगे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली बात करें अगर तो न्यूली जो बिल्ट होते हैं उनको जो इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग किया जाता है वह सिंपली 12 मंथ्स के अंतराल पर किया जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मली हम करते हैं, नॉर्मली ओल्ड टाइप्स के जो कोचेज होते हैं इसका 9 मंथ के अंतराल पर हम IOH करते हैं। ध्यान रखिए 12 मंथ्स में जो अंतराल पर जो IOH किया जाएगा वह केवल और केवल न्यूली बिल्ट ICF कोचेज, मिड लाइफ रिहेबिलिटेड कोचेज को और डिपार्टमेंटल जो कोचेज होते हैं इनका हम 12 मंथ्स के अंतराल पर हम इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग ICF कोचेज का करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन रूट एग्जामिनेशंस ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स इज टू बी डन आफ्टर एवरी 10 किलोमीटर्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो होते हैं इनको बीच बीच के रास्ते में यहाँ पर रूट्स में हमें जो फॉल्ट्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए उनका इन रूट एग्जामिनेशंस की रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कुछ गाइडलाइंस बताए गए हैं, जिनमें कुछ अलग अलग ट्रेन्स के लिए अलग अलग जो हमारा पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इनका इन रूट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो नॉर्मली अगर बात करें कि जो हमारा जो किलोमीटर्स होते हैं या किलोमीटर्स नॉर्मली हमारा 250 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर्स के रेंज में अगर इतने अंतराल पर यहाँ पर जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स का इन रूट एग्जामिनेशंस किए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का सी में दिया गया है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 250 किलोमीटर टू 350 किलोमीटर्स के रेंज पर जो मेल एक्सप्रेस का इन रूट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ड्राफ्ट पैक इज इन LHB कोच शुड बी, यानी LHB कोचों के अंतर्गत जो ड्राफ्ट पैक होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। तो बात करें यहाँ पर कि इनिशियली जो हमारा LHB कोच आया था तो उस दौरान हमारा सिंगल पैक या जो हमारा फ्लोटिंग प्लेट जो होता था, फ्लोटिंग प्लेट टाइप्स के हमारा यहाँ पर ड्राफ्ट पैक का यूज में लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर ट्रेन्स में जो प्रॉब्लम जो हमारे जर्क्स के थे इनको मिटिगेट करते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा इसको नए हमारा जो बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर से रिप्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो होगा कि जो हमारा ड्राफ्ट पैक जो होना चाहिए यह पूछा गया है, तो इसमें बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, IOH ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज इज डन आफ्टर डैश मंथ्स ऑफ, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो निरीक्षण यान जो IOH किया जाना चाहिए वो कितने महीने के अंतराल पर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें जो इंस्पेक्शन कैरिज होता है, इंस्पेक्शन कैरिज, इसे हम RA से डिनोट करते हैं। इसका जो कोच कोड होता है वो RA होता है। यह मेनली जो कैटेगरीज होते हैं वह डिपार्टमेंटल कोचेज के अंतर्गत यह आते हैं। और हम जानते हैं कि जो जितने भी डिपार्टमेंटल कोचेज हो या रिहेबिलिटेड कोचेज हो या न्यूली बिल्ड कोचेज हो, अगर वह ICF कोचेज पर बेस्ड अगर होता है तो इनका हम जो इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग करेंगे वह हम 12 मंथ्स के अंतराल पर करेंगे। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फाइंड आउट एवरेज मंथली इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग अराइजिंग ऑफ ICF कोचेज फॉर अ होल्डिंग ऑफ 360, यानी यहाँ पर बोला गया कि 360 ICF कोच होल्डिंग के लिए जो औसत मासिक IOH कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर 360 ICF कोचेज का अगर कोचिंग होल्डिंग कैपेसिटी अगर है तो इसके लिए जो मासिक IOH होनी चाहिए वह 40 होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की बात करें, टाइप ऑफ बोगी इन 8 व्हीलर ब्रेक वान इज, यानी 8 व्हीलर ब्रेक वान्स में जो किस प्रकार के बोगी प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 8 व्हीलर ब्रेक वान में हमारा सिंपली 2 प्रकार के मेनली हमारा होता है। एक हमारा होता है BBZI और एक होता है हमारा BBCM। ये हमारा होता है गुड्स के अंतर्गत, जबकि कोचेज में हमारा जिसे हम LWL-RRM के तौर पर लेते हैं वो भी एक तरह से हमारा ब्रेक वान या पावर जनरेटर कार या गार्ड वान बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पर बात करें ब्रेक वान का तो BBZI में हमारा 02 ICF बोगी लगा होता है, जबकि BBCM में हमारा 02 कैशनप बोगी लगा होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था टाइप ऑफ बोगी इन 8 व्हीलर ब्रेक वान। 8 व्हीलर ब्रेक वान सिंपली हमारा 2 होंगे, BBZI BBCM। BBZI में 2 ICF बोगी होगा जबकि BBCM में 2 कैशनप बोगी होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न के अनुसार जो पूछा गया था इसके अनुसार ए एवं बी दोनों करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच वन इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा यहाँ पर कौन सा है। इसमें 4 वैगन्स का नाम दिया गया है ऑप्शंस में। इसमें से पूछा गया कि जो इसका लेंथ ओवर बॉडी जो होता है, बॉडी टू बॉडी डिस्टेंस, इसमें किस प्रकार के वैगन्स का सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर बात करें BRN के लेंथ का, लेंथ ओवर बॉडी का, तो यह सिंपली 13,716 mm इसका लेंथ होता है। जबकि बॉक्सन की अगर बात करें हम तो बॉक्सन का 9,784 mm इसका बॉडी टू बॉडी लेंथ होता है।
इसके अलावा बात करें हम BCN का, तो BCN का 14,500 लेंथ ओवर बॉडी इसका लेंथ होता है। इसके अलावा बात करें हम बॉक्सन HL का, तो बॉक्सन HL का सिंपली 1034 mm इसका लेंथ होता है, लेंथ जो बॉडी टू बॉडी डिस्टेंस है। यहाँ पर पूछा गया था सबसे लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट में यहाँ पर सबसे लंबा यहाँ पर BCN हो जाएगा, जिसका जो लेंथ ओवर बॉडी है वो 14,500 है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा BCN, और इसका जो लेंथ हो जाएगा वो 14,500 mm इसका लेंथ ओवर बॉडी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए व्हील ऑफ डायमीटर 840 mm हैज एक्सल ऑफ डाया 100 mm, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 रोटेशन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि किसी चक्के का व्यास 814 mm है, इसका जो एक्सल है, इसका जो व्यास है वो 100 mm है, तो वो अगर 10 राउंड चक्कर लगाता है तो इस कितनी दूरी तय करेगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली बात करें यहाँ पर हम कि ये हमारा चक्का हो गया, इसका डायमीटर यहाँ पर दिया गया है 814 mm दिया गया है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो हमारा एक राउंड जो होता है 1 रोटेशन, वो हमारा सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। तो एक हमारा जो सरकमफ्रेंस होगा वो हमारा इक्वल होता है 2 पाई r का। तो यहाँ पर बात करें हम 2 और पाई का वैल्यू सिंपली हमारा जो होगा और 22/7 हो जाएगा। यहाँ पर जो डाया दिया गया था 840 mm, तो रेडियस में सिंपली हम रेडियस जो होगा वो सिंपली इसका हाफ हो जाएगा। तो 840 mm का यहाँ पर हम हाफ कर देंगे सिंपली। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि जो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो हमारा मीटर में दिया गया है, लेकिन जो डायमेंशन है वो हमारा mm में है। तो हम यहाँ पर सिंपली जानते हैं जो कि जो हमारा 1 मीटर होता है वो हमारा 1000 mm के इक्वल होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे, और चूंकि यह एक रोटेशन का था, 10 रोटेशन में यहाँ पूछा गया है, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, और सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 17,908 बाई 700 यहाँ पर निकल कर आएगा। जब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 25.58 मीटर निकल कर आएगा। जब हमारा 814 mm वाले चक्कों का डायमीटर वाले चक्कों का अगर 10 रोटेशन करता है तो वह 25.58 मीटर्स का वह डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है वह पूछा गया है कि यहाँ पर AC 1 मीटर दिया गया है, फाइंड द AB का यहाँ पर लंबाई निकालना है। चूँकि यहाँ पर बात करें सिंपली यहाँ पर C दिया गया है, यहाँ पर A दिया गया है, यहाँ पर B दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है कि ये हमारा 16 डिग्री है, यहाँ पर यह 60 डिग्री यहाँ पर है। तो सिंपली यहाँ पर बात करें कि चूँकि तीनों जो टोटल एंगल्स होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का वो 180 डिग्री होता है। तो सिंपली दो हमारा 60 डिग्री है, तो इनर वाला जो पार्ट्स होगा वो भी हमारा 60 डिग्री निकल कर आएगा। जब यह 60 डिग्री है और ये भी हमारा 60 डिग्री दिया गया है, तो जो हमारा बी का एंगल होगा ऑटोमेटिक रूप से हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। जब तीनों एंगल अगर सेम होता है तो इस प्रकार के ट्रायंगल्स को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं, जिसको हिंदी फॉर्म में समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो इस केस में जो हमारा तीनों जो एड्ज होता है, किनारा होता है, वो हमारा तीनों के तीनों इक्वल होता है। तो इस केस में बोला गया था कि जो हमारा ए बी का जो AC हमारा दिया गया था वो हमारा 1 मीटर दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे जो सारे AB भी हमारा 1 मीटर हो जाएगा और BC भी हमारा 1 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। केवल हमसे AB का लेंथ पूछा गया था, तो 1 मीटर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ एल ऑफ लैडर टू रिच हाईएस्ट ऑफ 4 मीटर। यानी यहाँ पर बोला गया है कि 4 मीटर की ऊंचाई पर पहुँचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितना होगा वो यहाँ पर निकालना है। सिंपली यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, ये हमारा लेंथ निकालना फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये हमारा 30 डिग्री दिया गया है और ये जो लेंथ है वो हमारा 4 मीटर दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आप साइन कॉस थीटा या जो टेन थीटा होता है इसका आपका नॉलेज होना चाहिए। कॉस थीटा जो होता है वह सिंपली हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, जिसमें हमारा यहाँ पर बेस दिया गया है हाइपोटेनस यानी कर्ण यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कॉस थीटा यहाँ पर सिंपली हम लेंगे तो कॉस थीटा जो होगा यहाँ पर हमारा वह 4 मीटर बेस हो जाएगा इसका, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो एल दिया गया है। थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम 30 डिग्री पुट करेंगे, चूँकि आप जानते हैं कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है, जो इक्वल है 4/L के। यहाँ पर सिंपली जो निकल कर आएगा एल जो निकल कर आएगा वो हमारा 8/√3 निकल कर आएगा। जब आप यहाँ पर √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आपका 8√3/3 निकल कर आएगा। जब आप √3 का वैल्यू पुट करेंगे और 3 से जब डिवाइड देंगे यहाँ पर तो आपका जो वैल्यू निकल कर आएगा वह, तो यहाँ पर सिंपली हम 8 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.73 यहाँ पर होता है, बाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 8 इंटू 1.73 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा यहाँ पर 13.84 यहाँ पर निकल कर आएगा। 13.84 बाई यहाँ पर 3 से डिवाइड करना होगा। जब आप 13.84 को जब 3 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका जो निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 4.61 निकल कर आएगा, जो कि जो हमारा लेडर का लेंथ होगा वो हमारा 4.6 होगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का बी में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया पूछा गया है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डायगोनल ए बी ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो 2 मीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण ए बी की लंबाई यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चूँकि आप जानते हैं कि स्क्वायर का जो चारों किनारा होता है वह इक्वल होता है, तो 2 मीटर यहाँ पर सारे 2 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि जो स्क्वायर के इंटरनल जो एंगल्स बनता है वह यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है, और इस प्रकार के जो हमारा ट्रायंगल जो होगा वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो इस प्रकार के जो हमारे ट्रायंगल्स में हमारा साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह इसमें अप्लाई करेंगे हम, जिसमें हमारा जो ए बी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम में हम यहाँ पर हम अगर अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के केस में तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा ए बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 + 4 यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 2√2 निकल कर आएगा। तो जब √2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 1.41 यहाँ पर √2 का वैल्यू होता है, तो सिंपली यहाँ पर 2.82 निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर स्क्वायर का यहाँ पर डायगोनल का लेंथ होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 2.8 मीटर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, वह पूछे गए हैं 3 इंटू 2 माइनस 2.2 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पर, फिर 7 - 6 2/3 प्लस 3 यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपली इस प्रकार के प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर 1/1 ब्रैकेट में यहाँ पर हम करते चलेंगे। 3 इंटू 6 का जो 3 इंटू 2 का जो वैल्यू होगा वह सिंपली 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा -2, यहाँ पर सिंपली 2 रख देंगे, और 2/3
मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर 10/3 निकल कर यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें तो 7 को 7 यहाँ पर सिंपली रख देंगे और 2/3 यहाँ पर निकल कर जो आएगा वो 20/3 निकल कर आएगा, प्लस यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सिंपली आपका 4 प्लस 10/3 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 7 प्लस 20/3 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर -7 है, 4 प्लस 3 यहाँ पर एक दूसरे से कट हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली जो निकल कर आएगा वो 10/3 प्लस 20/3 निकल कर आएगा, यानी 30/3 यहाँ पर होगा। तो सिंपली जो होगा वो 10 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ये इस जो प्रश्न का जो सिंप्लीफिकेशन करने पर जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 10 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, पूछे गए हैं 2a = 3b एंड 9b = 2c, देन फाइंड आउट a रेशियो c = व्हाट। तो यहाँ पर सिंपली हम एक एक करके चलेंगे। तो यहाँ पर a/b यहाँ पर जो होगा वह सिंपली 3/2 होगा। इसी प्रकार b/c की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली 2/9 होगा। तो यहाँ पर आगे की तरफ चले यहाँ पर तो सिंपली तीनों का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे हम a/b/c का। तो a/b का रेशियो जो दिया गया है वो 3:2 दिया गया है, b का 2:9 दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारा सिंपली 6, 4 और 18 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 9 हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया था a रेशियो c निकालना है। तो a रेशियो c सिंपली हमारा जो होगा a रेशियो c वो हमारा सिंपली 3/9 होगा, जो कि इक्वल होगा 1/3 के। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 69 स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वह सिंपली ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ पर सिंपली हम दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे, अलग अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपली 69 प्लस 49 और 69 माइनस 49 होगा। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपका जो निकल कर आएगा वो आपका 118 निकल कर आएगा यहाँ पर, और माइनस करने पर यहाँ पर 20 निकल कर आएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2360 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम से यहाँ पर कौन रिलेटेड नहीं है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो एयर ब्रेक सिस्टम से अगर बात करें हम तो WSP डिवाइस जो हमारा व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, व्हील को स्किड होने से बचाता है। जब भी हमारा इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह होते हैं तो उस दौरान हमारा ब्रेक जो प्रॉपर तरीके से ब्रेकिंग हो, व्हील स्किड ना हो, इस पर्पस को देखते हुए हमारा WSP सिस्टम का प्रावधान है। तो ये हमारा रिलेटेड है। सेकेंड हम बात करें अलार्म ACP यानी अलार्म चेन पुलिंग का। जब भी किसी इमरजेंसी कंडीशन में अगर पैसेंजर द्वारा ACP किया जाता है तो उससे नीचे लगे वाल्व के द्वारा ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप आउट होता है और पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। तो ये भी हमारा ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड है। थर्ड हम बात करें APM ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। यह सिंपली हमारा जो गुड्स में जो हमारा बॉक्स एंड HL वगैरह जो MBS सिस्टम पर बेस्ड जो हमारे वैगन्स होते हैं इनमें हमारा APM डिवाइस लगा होता है। इनके कनेक्टेड जो हमारे ब्रेक सिलेंडर होते हैं इनको प्रेशर एम्प्टी कंडीशन में 2.2, लोडेड कंडीशन में 3.2, 3.8 का प्रेशर भेजा जाता है जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होता है। तो यह भी हमारा मेनली एयर ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड होता है, लेकिन CDTS हमारा किसी भी प्रकार से हमारा यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच का जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितना है, वो 160 kmph है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं डैश रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन में किस प्रकार के रोलर बियरिंग प्रयोग किए जाते हैं, तो सिंपली CTRB यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग बॉक्सन वैगन के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए हैं कि एक्सल लोड ऑफ नॉन AC ICF कोच इज। नॉन AC ICF कोच का जो एक्सल लोड होता है वह 13 टन इसका होता है, जबकि AC कोच के केस में 16.25 टन होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा 13 टन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं विच इज नॉट अ वैलिड शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ ICF कोच। निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड शेड्यूल नहीं है ICF कोचेज का, तो यहाँ पर हमारा ए शेड्यूल्स होता है। यह शेड्यूल्स हमारा 1 मंथ ±3 डेज के अंतराल पर किया जाता है। बी शेड्यूल्स जो होता है हमारा वह सिंपली हमारा 3 मंथ्स ±7 डेज के अंतराल पर किया जाता है, जबकि POH हमारा 18 मंथ के अंतराल पर और जो हमारा IOH होता है वो हमारा 9 मंथ के अंतराल पर किया जाता है। लेकिन जो हमारा ICF कोच के किसी प्रकार का सीड शेड्यूल नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है क्विक रिलीज वाल्व रिलीज ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। जब भी हम क्विक रिलीज वाल्व के सहारे जो हम रिलीज करते हैं तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर इससे रिलीज होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडमिंग साइज ऑफ बियरिंग पीसेज। जो हमारा ICF कोचेज में जो ट्रांजम के जो साइड बियर होते हैं, हमारा साइड बियर में हमारा बियरिंग प्लेट, उसके ऊपर हमारा बियरिंग पीस रखा जाता है, फिर हमारा 2.5 लीटर्स का वायल्स का प्रयोग किया जाता है पर साइड बियर। इसके बाद हमारा कोच को कपलिंग की जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो बियरिंग पीस है वह मेनली हमारा ब्रास का बना होता है और यह सिंपली हेमी स्पीयर होता है, अर्धगोलीयकार। इसका नए जो डायमेंशन होता है वह 45 mm और कंडमिंग होता है 42 mm। इसका कंडमिंग साइज होता है। यहाँ पर कंडमिंग साइज पूछा गया था तो 42 mm यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं मेंबर ए ऑफ इक्वलाइजिंग स्टे रड इज मेड ऑफ डैश। यानी जो हमारा इक्वलाइजिंग स्टे रड, जिसे हम इस प्रकार का हमारा इक्वलाइजिंग स्टे रड होता है, इस प्रकार का हमारा इक्वलाइजिंग स्टे रड होता है। यहां पर पूछा गया है कि जो हमारा ए है, जो हमारा ये रड होता है वह सिंपली ये हमारा सॉलिड रड होता है। इसकी अगर बात करें लेंथ का तो यह सिंपली 672 mm इसका लेंथ होता है। इसके अलावा इसके जो जिसमें जो साइड में हमारा पतले थिकनेस का जो यहाँ पर होता है यह हमारा सिंपली 5 mm इसका थिक शीट होता है। अगर यहाँ पर छोटे तरफ यहाँ पर बात करें हम स्मॉल एंड के तरफ अगर लेंथ की अगर बात करें तो यह लेंथ सिंपली हमारा 134 mm इसका लेंथ होता है। जबकि अगर बात करें हम लॉन्ग साइड की तरफ इसकी पिन की लेंथ की तो यह हमारा 526 mm इसका लेंथ होता है। इसके अलावा जो हमारा इक्वलाइजिंग स्टे रड जो होता है वो प्रोवाइडेड होता है मेनली हमारा जो ब्लस्टर स्प्रिंग इक्वलाइजिंग स्टे रड ब्रैकेट जो होता है हमारा सेंटर पिवेट के पार्ट्स और जो हमारा लोअर स्प्रिंग प्लैंक्स होता है, इनके बीच एक दूसरे से यह कनेक्टेड होता है। और प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में इक्वलाइजिंग स्टे रड कनेक्ट हमारा अवेलेबल होते हैं। जिसका अगर बात करें फंक्शंस का तो यह मेनली हमारा जो ब्लस्टर स्प्रिंग्स के ऊपर जो लैटरल थ्रस्ट आते हैं इनको प्रिवेंट करने का काम हमारा इक्वलाइजिंग स्टे रड ही करता है। तो यहाँ पर सिंपली ए पूछा गया था तो यह सिंपली हमारा सॉलिड रड होता है। ऑप्शन नंबर की बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉलिड रड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चार्जिंग ऑफ सीआर कंट्रोल रिजर्वाज
इज डन एट अ प्रेशर इक्वल टू, यानी जो हमारा कंट्रोल रिजर्वायर होता है वो कितने केजी का प्रेशर चार्ज होता है और किसके इक्वल होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेक पाइप से कनेक्शन आता है यहाँ पर हमारा डट कलेक्टर लगा होता है, डट कलेक्टर से यहाँ पर हमारा आइसोलेटिंग कॉक्स होते हैं, फिर यहाँ पर हमारा डीबी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्रेक पाइप का, फिर यहाँ पर डीबी से कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए हमारा सीआर कनेक्टेड होते हैं। और चूंकि हम जानते हैं जो ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है वह हमारा सिंपली 5 kg/cm² का प्रेशर होता है, जिसके माध्यम से ही कंट्रोल रिजर्वायर को चार्ज किया जाता है। अगर आपके बात करें कैपेसिटी अगर पूछा जाता है कि जो सीआर का कैपेसिटी होता है वह 6 लीटर का कैपेसिटी होता है और चार्ज प्रेशर जो होता है वो 5 kg/cm² होता है और यह ब्रेक पाइप के इक्वल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मॉइस्चर इज ड्रेनेड फ्रॉम, जो मॉइस्चर ड्रेन किए जाते हैं वो या तो मेन रिजर्वायर या ऑक्सिलरी रिजर्वायर, जिसमें यहाँ पर ड्रेन कॉक लगा होता है, जिसके माध्यम से ही हम इससे मॉइस्चर को ड्रेन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर में केवल AR दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व एग्जॉस्ट। गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व जो होता है इसमें 8 mm की चोक डाया होता है, जिसमें हमारा यह BP पाइप से कनेक्टर होता है। जब भी इससे प्रेशर ड्रॉप किया जाता है तो पूरे गाड़ी में यहाँ पर ब्रेक लग जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए मैक्सिमम लीकेज रेट ऑफ फीड पाइप इन सिंगल कार टेस्ट इज, जो हमारा SCTR में जो हमारा लीकेज टेस्ट किया जाता है तो मैक्सिमम जो हमारा फीड पाइप में जो लीकेज टेस्ट होना चाहिए लीकेज रेट वो हमारा 0.2 kg/cm² पर मिनट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं मैक्सिमम वेरिएशंस ऑफ व्हील डाया इन सेम कोचेज। सेम कोचेज में जो हमारा मैक्सिमम व्हील डाया डिफरेंसेस जो हम परमिट करते हैं वो किससे ज़्यादा कितने mm तक हम कर सकते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो कोचेज के केस में हम बात करें तो सेम एक्सल पर हमारा 0.5 mm तक हम परमिट कर सकते हैं। सेम बोगी की अगर बात करें हम तो 5 mm और सेम कोच की अगर बात करें तो 13 mm मैक्सिमम, इस लिमिट तक हम मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया था मैक्सिमम वेरिएशन तो सेम कोच के अंतर्गत तो 13 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है RA व्हील्स हैव। RA व्हील्स के पास क्या होता है, तो सिंपली बात करें यहाँ पर जो हमारा RA व्हील्स जो है वो हमारा व्हील रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सल, इसका हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पर होगा व्हील रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सल। यहाँ पर RA जो होता है वो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सल को डिनोट करता है। जब भी हमारा कोई एक्सल वगैरह यूज सर्विस में लिया जाता है इससे पहले इसको प्री इंस्पेक्शन किए जाते हैं। प्री इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई एक्सल में बेंट पाया जाता है या किसी प्रकार के हमारा जनरल के ऊपर किसी प्रकार का कोई खरोच वगैरह पाया जाता है रबिंग पुल लट के रबिंग के कारण, या किसी प्रकार के ग्रुप मार्क्स एक्सल के ऊपर पाया जाता है, या इसके अलावा अगर बात करें हम कि UST टेस्ट जब किया जाता है तो किसी प्रकार का इंटरनल क्रैक्स या फ्लोज अगर पाया जाता है एक्सल में अंतर्गत तो इसको सर्विस से यहाँ पर विड्रॉ करना पड़ता है। तो इस प्रकार के कॉज को जो हम होता है उसे हम RA व्हील्स के तौर पर जानते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सल के तौर पर। तो इसमें केवल हमारा जो एक्सल होता है वह डिफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है RD सिंपली होता है रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्क। जब भी हमारा पूरे सेट को यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है, और RA सिंपली हमारा होता है एक्सल को इंडिकेट करता है, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सल। जब भी डिफेक्टिव एक्सल पाया जाएगा तो RA से डिनोट किया जाता है, जब भी डिस्क डिफेक्टिव पाया जाएगा तो RD से डिनोट किए जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर है मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट सरफेस ऑन
व्हील ट्रेड्स ऑफ ब्रॉडगेज ICF कोचेज। ब्रॉडगेज ICF कोचेज में जो हम व्हील ट्रेड के ऊपर जो हम फ्लैट सरफेस मैक्सिमम परमिट करते हैं वो कितने mm तक करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर बात करें हम कोच में हम फ्लैट टायर 50 mm तक, गुड्स यानी वैगन में अगर बात करें हम तो 16 mm तक हम फ्लैट टायर को मैक्सिमम परमिट कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो ब्रॉड गेज ICF कोचेज के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 50 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है BSS हैंगर इज एग्जामिन्ड इन विच शेड्यूल्स। BSS हैंगर का परीक्षण किस शेड्यूल्स में किया जाता है वह यहाँ पर पूछा गया है। तब BSS हैंगर जिसे हम फुल फॉर्म में ब्लस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन हैंगर के तौर पर जानते हैं, इनका एग्जामिन की अगर बात करें तो चाहे वो A शेड्यूल्स हो, B शेड्यूल्स हो, सारे शेड्यूल्स के अंतर्गत इसका एग्जामिन किया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, चाहे अगर कोई प्राइमरी मेंटेनेंस के लिए कुछ आता है तो उस दौरान भी इसका BSS हैंगर का एग्जामिन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें तो ऑल ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वह पूछा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज से, कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारा भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं अभी वर्तमान में दर्ज है। तो टोटल इनिशियली 14 लैंग्वेज था, जिसको करंट में अगर बात करें तो करंट में टोटल 25 लैंग्वेज को करंट में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर यह इनिशियली हो जाएगा, जब संविधान आया था तो उस समय 14 लैंग्वेज संविधान में शामिल थे और जबकि करंट में 22 लैंग्वेज है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो संविधान जो आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, जबकि स्क्रिप्ट के तौर पर देवनागरी स्क्रिप्ट को अपनाया गया है। और यह जो अपनाया गया था वह 14 सितंबर 1949 के अंतर्गत इसको एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, निम्न में से भारत की कौन सी लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में अगर बात करें हम, भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है, अंग्रेजी भी शामिल नहीं है, मगही यहाँ पर मगही के बारे में पूछा जा रहा है जो कि यहाँ पर ये भी शामिल नहीं है। नेपाली एकमात्र लैंग्वेज है फॉरेन लैंग्वेज जिसको 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एकमात्र फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर इनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार सहरसा किस क्षेत्र में आता है वह यहाँ पर पूछा गया है। तो सहरसा मेनली जो हमारा रीजन ए के क्षेत्र में आते हैं। रीजन ए के क्षेत्र में हमारा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये जो जितने स्टेट्स बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे हमारा ए रीजन्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरेटरी में दिल्ली और अंडमान निकोबार को ए रीजन के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार ऑलरेडी रीजन ए के क्षेत्र में आते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो सहरसा जो होंगे वो ऑलरेडी रीजन ए में ही होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार मुंबई किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 जो कि 17 जुलाई 1976 को यह इम्प्लीमेंट किया गया था, प्रभाव में आया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो मुंबई है, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब यह मेनली हमारा रीजन बी के अंतर्गत आते हैं। और महाराष्ट्र के अंतर्गत जो इसका कैपिटल है मुंबई है, यह ऑलरेडी हमारा बी रीजन यानी ख क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।